मैंने 70 साल बूढ़े और 16 साल लड़की को घर किराए पर दिया। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे पति है। फिर मैं चुप हो गई और कुछ ना कहा। अगले दिन रात को मुझे इस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तो डर गई। फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर पर बुलाया तो वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई और कहने लगी, दीदी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर मैंने छुपकर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह कांप गई कि वह बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं अकेली औरत थी और भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फौरन से घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि बच्ची और वो बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे पति है। मगर जब हर रात मुझे इस लड़की के कमरे में चीखने की आवाज़ें आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह के बाद मुझे नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे इस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपाकर इस लड़की को अपने घर बुलाया तो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली, दीदी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा ले। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई, मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। अमन के जाने के बाद मैं भी भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी। समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। आज फिर रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और उनके भौंकने की आवाज सुनकर मेरा दिल डर रहा था। शायद अमन की जिंदगी में भी भौंकते हो, मगर जब मेरे सर पर पति का साया सलामत था तो किसी चीज का डर नहीं था। इन कुत्तों की आवाज कभी इस तरह से डर में गिरफ्तार किया करती थी। अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल कर जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगता रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हो। मैं अपने डर से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूं, क्योंकि मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस बात को ठान लिया था। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक इंसान से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश हो तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हो और मैं किसी तरह अकेले आदमी को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बात इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में 2 लोग आ गए थे। एक बूढ़ा था और उसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने उनको ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया था और बोली, आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं। हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गए हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी आवाज़ सुनकर इस बूढ़े के चेहरे के तो अंदाज ही बदल गए। फिर वह लड़की जल्दी बोली, नहीं नहीं, ये मेरे बाप नहीं है, बल्कि मेरे पति हैं। ये अल्फाज कम उम्र लड़की ने बोले थे। इस सारी बातों में वे पहली बार बोली थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बिना मौके के कोई बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माफ़ी मांगी और बोली, मेरी बात से आप लोगों के दिल को ठेस तो नहीं पहुंची, मुझे माफ़ कर दें। इसके अलावा मेरे पास खाने के लिए कोई और अल्फाज नहीं थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बहन, आप ही बताएं कि आप हमें घर किराए पर देंगी। मैं बोली, जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब इस आदमी के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर इसकी बीवी की तरफ देखा तो उसे देख के ऐसा लगा जैसे वह बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो। मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम हो, पर मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आ गया था। किराए की बात हुई तो वह बूढ़ा आदमी मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार था। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और चैन की सांस लेकर नीचे आ गई थी। मैं चाहकर भी उन दोनों को अपने दिमाग से नहीं झटक पा रही थी। पायल बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने इसके माँ बाप की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी की इस बुढ़े से शादी कर दी। उसमें मुझे अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वह यहीं पर रहेगी तो मैं इससे सब कुछ जान लूंगी।
पर शाम हुई तो मुझे मेरी माँ की पुरानी बात याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो माँ एक वक्त का खाना उनको जरूर बना कर दिया करती थी। वह ये सोचा करती थी कि ना जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौका करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदी का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की तरफ चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर जाकर न जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे इन लोगों को इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाजा एकदम से ही खुल गया। सामने ही वह बुढ़ा खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा, बहन आपने बिना वजह तकलीफ क्यों की? मैं मुस्कुरा दी और बोली, नहीं इसमें तकलीफ वाली कौन सी बात है, फिर ये तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे भी मेहमान नवाजी करना बहुत अच्छा काम है और फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। वह बोले, दरअसल पायल खाना बनाने ही लगी थी, आपने खामखा परेशानी उठाई। मैं बोली, आज के दिन पायल भी आराम कर ले, वैसे वो है कहाँ, मैं जरा इससे भी मिल लूं। इतना कहकर मैं लॉन्च में दाखिल होने ही लगी थी कि वहाँ एकदम से मेरे सामने वो आदमी आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल पायल सो रही है, इसके सर में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अब अगर वह आधी नींद में उठेगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वह बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से जाग जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे दिमाग में हजारों किस्म के सवालात ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि उसने एक ही लम्हे में कैसी बात बदल ली थी। पहले तो वो कह रहा था कि पायल किचन में है और खाना बना रही है, फिर फौरन से ये भी कह दिया कि वह तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। मैं इस बारे में सोचना नहीं चाह रही थी क्योंकि वह लोग यहाँ किराएदार के तौर पर आए थे। चलो आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज के डर में नहीं गुजरेगी। फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का अंदाजा भी नहीं करना चाहिए था। मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि पायल मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग यूं ही किसी का तोहफा लिए बगैर शुक्रिया अदा किए बिना नहीं रुकते। मगर ये मेरी सोच में ही था। मैंने बहुत देर तक पायल का इंतजार किया था मगर वह नीचे नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई थी मगर आधी रात के वक्त में हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आँख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज़ पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में गिरफ्तार है। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से अमन का देहांत हुआ था मुझे तो पत्ते हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज़ थमी नहीं थी बल्कि लम्हा पर लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा लिया और कानों पर हाथ रखकर सोने की कोशिश करने लगी। पूरी रात कट गई थी। सुबह सवेरे के वक्त कहीं जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज़ थमी थी। मैं उठी और अपनी हालत पर अफसोस करने लगी। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, मैं उठकर बाहर लॉन्च में आकर बैठ गई थी। तभी मुझे वो बूढ़ा आदमी नजर आया। वो कहीं जा रहा था। जब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो बहुत घबराया हुआ लगा था। इसने मुझसे खैरियत पूछी और बाहर निकल कर चला गया था। शायद वो मेरे सवाल से डर कर जल्दी से बाहर निकल गया था। उस बुढ़े के हुलिये से यही जाहिर हो रहा था जैसे वह ऑफिस के लिए निकला हो। मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया। अब तक वो वापस नहीं आया था तो मुझे यकीन हो गया था कि वह वाकई काम के सिलसिले में घर से बाहर निकला है। मैंने इस मौके को सही समझा था क्योंकि कल से मेरी पायल के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं इसके साथ बैठकर बातें करना चाहती थी, इसके हालात के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आ गई थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और इस इंतजार में खड़ी हो गई कि अभी पायल दरवाज़ा खोल देगी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। और ये कोई आम बात नहीं थी। वो लड़की कल से मेरे घर आई हुई थी मगर मैंने इसकी एक झलक भी नहीं देखी थी। मैं वापस पलटने की बजाय फिर से दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। तभी पायल की घबराई हुई आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, दीदी ये आप ही है ना? मैं बोली, हाँ हाँ मैं हूँ, तुम दरवाज़ा तो खोलो। तब मुझे पायल के सिसकने की आवाज़ आई थी। वो बोली, दीदी मैं दरवाजे को कैसे खोलूँ, मुझे तो बाहर से वो ताला लगा कर गए हैं। मैं इसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर लटके छोटे से ताले पर पड़ी थी। मैं बोली, पायल तुम्हारा पति तुम्हें बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा पति मुझ पर शक करता है
उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो उसे हर वक्त यही शक सताता रहता है कि मैं उसे कहीं धोखा न दे दूं। मैं पायल के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? इसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। मैं बोली, हाँ, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है। रुपये, पैसा, कपड़े, जूते, फ्रिज, तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, पायल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो पायल बोली, दीदी आप प्लीज ये सब उन्हें मत बताना कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वैसा ही होगा। मैं उससे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रह कर पायल के माँ बाप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा किया ही क्यों था। उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची की शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी इस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो वह वापस आ गया था। मुझे देखकर ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता। चलो, हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, हम अपने गम बांट लेते। मगर अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपना रोज का काम निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत खुली थी कि आवाज तो बहुत ही करीब से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी आवाज भला? मुझे इस चीख का सुराग हर हाल में पता लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि चिल्लाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि पायल है। एक लम्हे के लिए मैं तो हैरत में पड़ गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर गई। मुझे पायल से पहली नजर में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं इसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाजा खटखटाती रही, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी आवाज निकाली हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे पायल के चीखने की और आवाज आ रही थी। दरवाजा भी पीटकर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूर होकर नीचे आ गई थी। आज रात तो पायल की फिक्र में मुझे नींद भी नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं लॉन्ज में ही बैठी रही थी। यहाँ तक कि सुबह जब वो घर से नीचे आया तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, मेरी बात सुनिए। मैंने उस आदमी के चेहरे पर डर सा देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। उस आदमी के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको पायल की फिक्र हो रही है ना कि वह क्यों चीखती रहती है? मुझे भी इसकी बहुत फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कहने से शर्मिंदा हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे भी बता दे। मैंने देखा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बताऊंगी। उसने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, पायल का सबसे बड़ा मसला है इसके नापसंदीदा आदमी से शादी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वह हंसा और बोला, मेरी शक्ल और सूरत को गौर से देखे और मुझे बताए कि क्या पायल जैसी कम उम्र लड़की मेरे साथ खुश रह सकती है। उस दिन तो आपने भी मुझे इसका बाप समझ लिया था। मुझे बस यही गलती हुई थी कि मैं पायल के बाप की बातों में आ गया था। इसने मुझे 20 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसने 1 साल के लिए कर्ज लिया था और 4 साल गुजर गए थे। वह कर्ज नहीं लौटा रहा था। मैं उसे मोहलत पर मोहलत देता रहा, मगर अब मेरी भी बस हो गई थी। मैंने कह दिया कि अगर अब मेरे पैसे वापस ना किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो वो कहने लगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम यूं करो कि पैसों के बदले मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात सही नहीं लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको विदा कर दूंगा। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं सिर्फ 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर फिर वह औलाद पैदा करते हुए मर गई। ना औलाद बची और ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 साल की उम्र को होने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे अकेलेपन का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख सुख बांट सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने।
मैं पायल के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात पायल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया कि मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपने बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे बदनाम करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर जुल्म करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग पायल की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में उस जलील मत करो, तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वह यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसने पायल का भी कोई कसूर नहीं है। वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं उसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं सब बातें सुनकर हैरत में पड़ गई थी। मैंने बड़े गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा था। इसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वह सच कह रहा है। तब मैं बोली, आपसे एक दरखास्त करूं? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप पायल को बंद करके ना जाया करें, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि इसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। वो परेशान हो गया था, बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो वह इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वह आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वह आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम से दूर ही रहे। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर पायल में मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, आप बस मेरी ये बात मान ले। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखते रहे। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकालकर मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि पायल को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिलाया तो वो वहां से उठकर चला गया था और मैं यही सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोल कर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे पायल सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आप को कोस रही थी। मैंने उसको पुकारा तो वो मुझे देखकर चल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वो हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी दीदी का कमाल है। पायल रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वह बोली, दीदी मुझे बहुत वक्त से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सिर रख कर रो सकती थी। पायल, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत ही जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो, जबकि मैंने उस बूढ़े की बातों पर भरोसा कर लिया था। मगर मैं पायल की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कोई वो मुझे पागल ही ना बनाकर चला गया हो। वह घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। इसने अचानक ही काया पलटी थी, कल तो कुछ और कह रही थी। फिर वह बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाए, आपने इसकी कैसी सजावट की हुई है। मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरे पति घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिलाया और बोली, हाँ आ जाओ तुम। मैं पायल को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से रवैये के बारे में सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो पायल ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। इस पर जलने के निशान थे। मैं एकदम से डर गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी ना, जाने वो मेरे पति ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा कर रखा हुआ है। वह मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बूढ़ा पति मुझ पर बहुत जुल्म करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिना वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप बेहोश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दे। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दरअसल फिर वह रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मैं मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों ही की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगते थे। सच तक पहुँचने का एक ही हाल था और वह था कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर, मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाज़ आती रहती थी और सुबह वह आदमी मेरे सामने रोने लगता था और कहता कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त पायल मेरे सामने रोती रहती है और कहती है कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है।
मैं पायल का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। इसे हुनर सिखाती, उससे बातें करती, इसको घर की सजावट के बारे में बताती, इसको अपने मेकअप का सामान, साड़ियाँ सब कुछ दिखाती। वो किस तरह इसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र थी। मैं चाहती थी अगर वह आदमी मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए, और अगर पायल बीमार है तो उसका इलाज हो जाए। कैमरा आने भी एक दिन रहता था। आज शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा पायल को देकर आ जाऊं। मैं उस वक्त कभी भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में पायल की आवाज़ पड़ी थी। वह बोली, आज रात तो पूरी तैयारी के साथ आना, तुम इसकी फिक्र मत करो, वह कमज़ोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं बातें सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने पायल का चरित्र एक सवालिया निशाना बना हुआ था। शायद पायल गलत थी। वो हर रात अपने किसी आशिक को घर पर बुलाती थी और उस बूढ़े आदमी को अपने काबू में कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर चीखती हो कि लोग उसके पति को गलत कहे, उसे बुरा समझे और वह अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फ़ोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया। मैं इसे बोली कि मुझे तुम्हारी टीम की ज़रूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन पूरे राज के अंदाज से आना। इस वक्त मैं अकेली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आँख लग गई। आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने आसपास हैरत से देखा था। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, सुमन, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इस तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें लगातार इस चीज़ की शिकायत मिल रही थी कि एक गिरोह घूम रहा है। वे लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वे इसी गिरोह का हिस्सा थे। उनका तरीका वारदात ये है कि वे बेसहारा औरतों के घर में बहुत ही मसलूम बन के रहते हैं और फिर औरतों को चकमा देने के लिए एक्टिंग करते थे। पति बीवी पर इल्ज़ाम लगाता और बीवी पति पर। ये औरतें उनके मामले में उलझकर बाकी सब कुछ भूल ही जाती थी। तुम्हारे साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद पायल को अपने घर की एक एक चीज़ दिखाई। तुमने उसे अपने जेवर तक दिखा दिए। ये तो तुम शुक्र करो कि जो पायल की बातें तुमने सुन ली। कल रात उन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा मिला दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज़ लूटने का इरादा रखते थे। सोफे से लेके वॉशिंग मशीन तक, सोने के जेवर, यहाँ तक कि कपड़े से बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुँच गए और यूँ तुम्हारी बचत हो गई। मैंने सुमन की बातें सुनी तो दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक एक्टिंग कर लेते हैं कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था, उसने मुझे बचा लिया। अब तो किराएदार भी रखने से डर लगने लगा है। मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे ख्याल में तन्हाई गुजारना ही अच्छी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।